वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या खत्म किया था, न्यूट्रिशन टॉपिक, और आज हम खत्म करने वाले हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। हम लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, कॉपी पेन निकाल कर बैठेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस का सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने पूरा खत्म किया। रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था व्हाट इज रेस्पिरेशन। मैंने आपको ये बोला था कि respiration it is actually the process of releasing out energy from the absorbed nutrients। देखो डेफिनेशन लिख रहा हूँ, नोट करना अगर कर पाओ तो। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एनर्जी फ्रॉम absorbed nutrients। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो इन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ था, ग्लूकोज की फॉर्म में, ये अमीनो एसिड की फॉर्म में, है ना। और फैट हुआ था फैटी एसिड की फॉर्म में। तो ये जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड है, ये है अब न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी का निकालना, ये एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है बीच का, न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस, इससे एनर्जी निकालना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। समझ में आया व्हाट इज रेस्पिरेशन? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। समझ आया? देखो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट हमने देखा था, ये इंटेस्टाइन थी हमारी, और इंटेस्टाइन के अंदर ये विलाइज थे, यस और नो, यस। और ये यहाँ पे बीच में फूड था। विलाइज के अंदर क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, याद आ रहा है? ये फूड ब्लड वेसल्स के अंदर आया, और ब्लड वेसल्स इसको हर एक बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के पास ले जाएंगे। कहाँ? हर एक बॉडी के हर एक सेल्स के पास, ये सेल्स है, ये ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स को ले जाएंगे। ये ब्लड है, इसके अंदर ग्लूकोज बह रहा है जो कि वहां से एब्जॉर्ब करके लाया गया है। ये ग्लूकोज अब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ब्लड से सेल के अंदर डिफ्यूज करके आ गया। अब देखो ध्यान से, रेस्पिरेशन, एनर्जी कैसे निकल रही है। मैं न्यूक्लियस को छोटा करके किनारे में बना रहा हूँ। जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होगा पाइरूवेट में, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की ऑर्गेनेल होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन गया, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एनर्जी बनाने का प्रोसेस। ग्लूकोज से पहले बना पाइरूवेट, एक ग्लूकोज से दो पाइरूवेट बनते हैं। क्लियर बात? सवाल है, क्वेश्चन, एक ग्लूकोज से कितने पाइरूवेट बनेंगे? दो पाइरूवेट बनेंगे, दैट्स ऑल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है सर, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन। सवाल है, क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब 6 कार्बन वाला एक ग्लूकोज जब ये ब्रेक होगा दो भाग में, दो भाग में, तो तीन तीन कार्बन में बटेंगे। इसका मतलब पाइरूवेट के पास 3 कार्बन, पाइरूवेट के फॉर्मूले में 3 कार्बन, एक पाइरूवेट में 3 कार्बन और दूसरे पाइरूवेट में भी 3 कार्बन। तो इस प्रकार से 6 कार्बन वाले एक ग्लूकोज ने 3 कार्बन वाले दो पाइरूवेट बना डाले। क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, रेस्पिरेशन दो प्रकार का, इस बात पर आधारित है। ये जो पाइरूवेट है ना, ग्लूकोज से पाइरूवेट बन गया, पाइरूवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट में लिखा मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मौजूदगी में, अगर ये फर्दर आगे प्रोसीड होता है और ब्रेक डाउन होता है इसका, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं अगर दूसरी तरफ ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहा, कहां पे रहा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बना है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बना है, सेल के साइटोप्लाज्म में।
अगर ये आगे का काम साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहकर करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर और बिना ऑक्सीजन के करता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहीं से एक सवाल बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आगे हम डिफरेंस को बात करने जा रहे हैं, तब तक आप इतनी बात को समझ लीजिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकाली जाती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जो यहाँ से फूड एब्जॉर्ब हुआ था, ब्लड के थ्रू हर एक सेल के पास लाकर डिफ्यूज करके सेल के साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। सेल के साइटोप्लाज्म में एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट, फिर पाइरूवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा तो एरोबिक, और अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहकर कहीं ना जाकर वहीं के वहीं बिना ऑक्सीजन के ब्रेक हुआ तो एनएरोबिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट बात हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, और व्हाट आर द टू वेज ऑफ रेस्पिरेशन, मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये आंसर है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन देम, वो लिखने जा रहे हैं हम। आप देखिए यहीं के यहीं याद होगा, ध्यान से सुनते जाना, केवल 4 बातों को ध्यान रखना है। पहली बात, इसकी डेफिनेशन दे दो। क्या क्या डेफिनेशन थी, व्हेन breakdown of glucose occur in presence of oxygen। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस पूरे पूरे नहीं बना रहा हूं बिकॉज लिखने में टाइम लग जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल बी कॉल्ड वाज, इट विल बी कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी बात, चलिए पहले इसकी लिख देते हैं। सेम बात, यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सिंपल बात लिख रहा हूँ एक लाइन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर अगर ब्रेक डाउन होता है, आप पूरा लिखना, देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल बी कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एन का मतलब ही है एब्सेंट है, एरोबिक मींस ऑक्सीजन। यहां पर एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है भरपूर मात्रा में। ठीक है, दूसरी बात, बॉडी में किस जगह पर कौन से सेल के किस भाग में, तो ये सेल के होता है माइटोकॉन्ड्रिया, टेक प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। यहां की बात कर लेते हैं भाई, ये कहां हो रहा है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। सेल वेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की बात नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? दैट्स ग्रेट। थर्ड पॉइंट अगर बात करें, तो एरोबिक के केस में जो एनर्जी निकलती है वो ज्यादा निकलती है। कितनी निकलती है? इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो कितनी होती है? 38 एटीपी। अब ये एटीपी क्या बला है, थोड़ी देर सब्र करो, अभी बताएंगे। यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो कितनी? 2 एटीपी। एटीपी फिर क्या बला है, अभी बताएंगे, सब्र करो। फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रोसेस में एनर्जी के साथ साथ क्या और भी कुछ बनता है, एंड प्रोडक्ट्स। क्या एंड प्रोडक्ट्स क्या है? देखिए यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या है। एरोबिक के केस में एंड प्रोडक्ट्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी तो है ही भाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे डिपेंड करेगा कि एनारोबिक किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, अगर मैं यहाँ बोलूं
इन यीस्ट, यीस्ट एक फंगस है, यीस्ट नाम की फंगस के अंदर एनएरोबिक हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, उसके एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, इथेनॉल C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में एनर्जी, एनर्जी लेस लेस। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिज्म बोलूं ह्यूमंस या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म, कुत्ता बिल्ली कुछ भी जानवर, उसकी बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो कहाँ होगा, उसके मसल सेल्स के अंदर होगा, उसके जो मसल सेल होंगे, मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक, मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, एंड प्रोडक्ट्स होंगे उसका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी लेस, लेस एनर्जी, लैक्टिक एसिड और लेस एनर्जी, ये उसके एंड प्रोडक्ट्स होंगे। कौन कौन से एंड प्रोडक्ट हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इस तरफ, ये आपको याद होने चाहिए एकदम। ठीक है, इसका एक चार्ट बना के दिखाएंगे हमको, लेकिन डिफरेंस खत्म हो गया, डिफरेंस आपने देख लिया। इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ, इसमें एनर्जी कितना ज्यादा निकलता है, 38 ATP, इसके अंदर कम निकलती है 2 ATP। इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लेस एनर्जी, लार्ज एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म क्या है, अगर ईस्ट की बात हो रही है तो ईस्ट के अंदर एंड प्रोडक्ट ये होंगे, और अगर ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है तो ह्यूमन बींग्स के मसल सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा प्रोसेस, लैक्टिक एसिड और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। देखिए ईस्ट के अंदर जो एनर्जी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है ईस्ट के अंदर, इस रेस्पिरेशन को हम एक नाम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या, फर्मेंटेशन। ईस्ट के अंदर जो प्रोसेस है एनर्जी निकालने का, उसे फर्मेंटेशन बोल रहे हैं, या ये कह लीजिए ईस्ट के अंदर वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम फर्मेंटेशन है। फिर से सुन लो, द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ईस्ट इज also known as fermentation, or you can say in other words, what is fermentation? The fermentation is the anaerobic respiration taking place inside yeast. Yes, that's great, इतना आपने किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट मूव करना है हमको, ये एटीपी बला क्या थी सर, अब आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। अब एटीपी की बात जानने से पहले एक और बात, एक जितना अभी तक हमने बताया उसको एक फ्लो चार्ट में करने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लो चार्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है और डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे। देखिए क्या, अभी तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, ग्लूकोज से एनर्जी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को, हम एनर्जी निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये कैसे हो रहा था, ये हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर जब ग्लूकोज पहुंचा तो उसके साइटोप्लाज्म में जाकर ये दो पाइरूवेट में, एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे, ये 3 कार्बन वाले 2 पाइरूवेट में ब्रेक हो गए। यहाँ तक बात सबको क्लियर होनी चाहिए। साइटोप्लाज्म के अंदर ये काम हुआ, साइटोप्लाज्म में ये काम होने के बाद में फिर यहाँ पर 2 चीजें आई, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक, अगर पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, इन माइटो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और क्या होगा, एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर एनर्जी। इतनी बात सबको क्लियर है। दूसरा था प्रोसेस एनएरोबिक, 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 एनएरोबिक के अंदर 2 केस थे। पहला केस ईस्ट के अंदर, और ईस्ट वाले केस को हमने फर्मेंटेशन नाम दिया था, और इस केस के अंदर
प्रोडक्ट्स क्या बने थे? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट यहाँ बने थे ईस्ट के केस में इथेनॉल C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस लेस एनर्जी। लेस एनर्जी इसलिए क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एनएरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ लिख देते हैं। ठीक। और एक प्रोसेस था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मसल सेल्स के अंदर। तो यहां पर एंड प्रोडक्ट बन रहे थे लैक्टिक एसिड और लेस एनर्जी। ठीक। तो ये पूरा फ्लो चार्ट। यहाँ एक बात जानो नहीं क्या भाई, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग और ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है जी। यहाँ पे मोर एनर्जी में हम ब्रैकेट में 38 एटीपी लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 एटीपी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 एटीपी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज एटीपी। एटीपी क्या है अब बात करें, चलिए। यस, सो कमिंग बैक, अब देखिए एटीपी की बात करते हैं। व्हाट इज एटीपी? इधर देखो भाई मेरे बहुत ध्यान से। व्हाट इज एटीपी? एटीपी क्या बला है ये? इधर सुनिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई, देखते रहना सब लोग इधर, और पी फॉर फॉस्फेट। इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन एक शुगर है जो ऐसे होती है ए, इस शुगर में 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं। ठीक ऐसे 3 फॉस्फेट इसमें जुड़े हैं। अब ये पूरा मिलके बोलता है एटीपी। एटीपी 3 पी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक्चुअली क्या चीज है? दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। सवाल आया कैसे? कैसे स्टोर है? आइए इधर बताता हूं आपको कैसे होता है। एटीपी पहले एक्चुअली एटीपी नहीं था, ये एडीपी था। क्या था? एडीपी। अब यहाँ पे डी का मतलब क्या है? डाई। एडिनोसिन, ये फॉस्फेट और ये है डाई। क्या? डाई। डाई मतलब 2। तो यानी कि पहले जो मॉलिक्यूल था वो कुछ ऐसे था। ए, यहां बनाते हैं ए और 2 फॉस्फेट, ऐसा था ये पहले। हुआ क्या? हमारी बॉडी में एनर्जी निकल के आई, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी सारी निकली है कि सारी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट हैंड टू हैंड पड़ेगी नहीं हमको, तो जितनी की जरूरत पड़ी वो यूटिलाइज कर ली फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर लिया बॉडी में। इसको हम ऐसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उसका जो मालिक है उसके पास बहुत सारे पैसे आए। उसने सोचा यार क्या करूं इस पैसे का, एक्स्ट्रा पैसा है, स्टोर करो, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उसने क्या किया, इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर एक और फ्लोर बनवा दिया, फ्लैट बनवा दिया। तो फ्लैट बनवाने में वो जो इन्वेस्टमेंट वाला वो एक्स्ट्रा पैसा रखा था वो इन्वेस्ट कर दिया, तो बिल्डिंग खड़ी हुई और पैसा उसमें झोंक दिया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया। भविष्य में जब पैसे की जरूरत पड़ेगी वो अपने इस फ्लैट को बेच देगा। जब बेचेगा तो वो जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था निकल के आ जाएगा। यस और नो? वही हुआ यहाँ। एडीपी था, एनर्जी आई बहुत सारी। बहुत सारी एनर्जी कहाँ स्टोर करें, तो हमने क्या किया,
हमने सोचा एडीपी है, इसमें एक पी और जोड़ा जा सकता है, तो एक पी जोड़ देते हैं, यानी कि एक और फ्लैट बनवा लेते हैं, और बनवाने में इन्वेस्टमेंट लगेगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो एक्स्ट्रा एनर्जी को इन्वेस्ट कर देंगे यहाँ। तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बुलाया गया और उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कहा कि इस एडीपी में तुम जुड़ जाओ और ट्राई फॉस्फेट कर दो इसे। तो इसने बोला ऐसे थोड़ी जुड़ जाऊंगा, मुझे जुड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, मुझे कुछ फॉस्फेट को इस एडेनोसिन से जुड़ने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बॉन्ड। इस बॉन्ड को बनाने में एनर्जी लगेगी, तो हमने क्या दिक्कत है, हम पे बहुत एनर्जी, तो हमने उसको एनर्जी दे दी एक्स्ट्रा वाली। तो वो एनर्जी लेके ये तीसरा वाला फॉस्फेट इसमें जुड़ गया। इस बात को हम यहाँ ऐसे लेते हैं, एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी बन गया। ठीक, ऐसा। अब ये जो है एटीपी एनर्जी करेंसी है, ये एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है, ये बॉडी के अंदर घूम रहा है। जब भी बॉडी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हमको पड़ेगी, हम इस एटीपी को बुलाएंगे कि बेटा आओ, और इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी बाहर निकल के आ जाएगी। एक ये बॉन्ड टूट गया और ये फॉस्फेट अलग हो गया, फिर से एडीपी बन गया। देखिए फिर से एडीपी बन गया, फॉस्फेट वो जो बात पहले जुड़ा था निकल गया, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो बाहर आ गई। ऐसे चलता रहता है, एडीपी से एटीपी बनता रहता है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर एटीपी से वापस एडीपी बनने के दौरान जो एनर्जी स्टोर हुई थी पहले वो वापस निकल के बाहर आ जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? दिस इज एटीपी। सवाल ये आता है सर, एक मोल एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है सर? तो हमने जवाब दिया एक मोल के अंदर होती है 30.5 किलो जूल। इतनी होती है इन 1 मोल ऑफ एटीपी। ठीक, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं सबको हटाने जा रहा हूँ और अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात स्टार्ट करते हैं। यस, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है ना, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांस सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमिलरली रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब देखिए डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में, कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन एक बात कॉमन है। क्या? किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो ही चीज जरूर होंगी, एक तो होंगी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, बाहर से एयर को अंदर की तरफ लेके आने के लिए ट्रैक होगा। समझ में आ रहा है आपको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रास्ता। और दूसरी चीज होगी क्या? एक्सचेंज साइट। किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक एक्सचेंज साइट होगी जहां पर बाहर वाली एयर ऑक्सीजन, अंदर वाली एयर कार्बन डाइऑक्साइड से अदला बदली होगी। एक एक्सचेंज साइट जहां पे बाहर से आई ऑक्सीजन अंदर जाएगी और अंदर की प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के फिर निकल के चली जाएगी। ऐसा तो दो चीजें होंगी किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, 1 and 2, एक ट्रैक होगा और एक एक्सचेंज साइट होगा। इसी आधार पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कई प्रकार के हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, मैं लिखने जा रहा हूं उनके नाम, निडेरियंस, टेपवॉर्म। ये इतने सिंपल बॉडी होती है इनकी, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ जस्ट फ्यू सेल्स, कुछ सेल्स की बनी बॉडी होती है। तो हर एक सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन
डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होता है। ठीक। डायरेक्ट डिफ्यूजन से किस में होता है? डायरेक्ट डिफ्यूजन से किस में होता है? एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दो नाम लिख देने, निडेरियन और टेपवर्म के अंदर। ठीक है, ओके। दूसरा होता है भाई स्किन, जैसे कि एम्फीबियंस हैं जो पानी में और धरती पे दोनों जगह रह लेते हैं, फ्रॉग एग्जाम्पल है इसका एम्फीबियन का। एम्फीबियंस हैं, ठीक, अर्थवॉर्म है और फिश हैं। तो फिश के अंदर होता है गिल्स के थ्रू और इन दोनों के अंदर होता है स्किन के थ्रू। ठीक है, ये। फिर और ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स कौन होते हैं? आर्थ्रोपोड। ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनके अंदर कैसे होता है? इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। ट्रैकियल, TRACHEAL, ट्रैकियल ट्यूब्स, बाई ट्रैकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसके बाद में लास्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी हम लोगों की है मैमल्स की, बर्ड्स की। तो इन मैमल्स एंड बर्ड्स हम लोगों के अंदर भाई लंग्स है। लंग्स, लंग्स के थ्रू हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, बाई लंग्स। इस चीज को आप समझ गए? अब हमको जो है मैमल्स के अंदर में भी ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो अब हम वो देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं हर एक का बहुत ज़्यादा महत्व है, कोई भी फालतू बात नहीं लिखी गई है, हर एक बात को समझ लीजिए एक बार। किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें, ट्रैक और एक्सचेंज साइट। ट्रैक का मतलब जो लेकर आएगा, एक्सचेंज जहाँ पे एक्सचेंज होगी इस आधार पे। डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है इन लोगों के अंदर स्किन के थ्रू, इन दोनों में होता है। फिश के अंदर गिल्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब से होता है, मैमल्स बर्ड्स के अंदर लंग्स के थ्रू होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करने, पता है किस बारे में जा रहे हैं? अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, सब कुछ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, ओके। आइए ह्यूमंस के अंदर देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने कहा कि किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं, वो क्या? दो चीजें हैं, वो क्या? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और दूसरा है एक्सचेंज साइट। तो वो यहां भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारे नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल कैविटी, फिर उसके बाद में नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड देन एल्वियोली। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ। नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल, फिर नेजल कैविटी, फिर इसके बाद सीधे फेरिंग्स लिख रहा हूँ, फेरिंग्स, आर के बाद वाई है, फिर इसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। ठीक। लैरिंग्स के बाद में आएगा कहाँ? ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, फिर ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड देन लास्ट। लास्ट वन इज व्हाट? लंग, ओ सॉरी, एल्वियोलाई। लास्ट वन इज एल्वियोलाई। ठीक। चलिए डायग्राम बना के समझाते हैं कौन सी चीज कहाँ है। ठीक,
तो चीज़ें ऐसे हैं। ठीक, अब ये जो है यहाँ से ब्रांचेस निकली और लास्ट में जाके एक बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स ऐसा। ठीक है ना? क्या क्या है, क्या चीज, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये है नॉस्ट्रल्स, ये नेजल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, कॉमन एरिया। यहाँ पे वॉइस बॉक्स बना देते हैं, ये बोलेंगे साउंड बॉक्स लैरिंग्स। ट्रैकिया है ये वाला पाइप ट्रैकिया है। ब्रोंकाई ये है, ब्रोंक्यूल ये है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल लास्ट वाली है, एंड एल्वियोलाई इज दिस वन। एल्वियोलाई इज दिस वन, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है भाई हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गई ना इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सचेंज साइट क्या होती है? एक्सचेंज साइट के तौर पे एल्वियोलाई है, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था। और ये हमारा एक्सचेंज साइट एल्वियोलाई है। यही एल्वियोलाई को हम बड़ा करके अब यहाँ दिखा रहे हैं। एल्वियोलाई की डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट आर एल्वियोलाई, तो आप बोलोगे एल्वियोलाई आर वस्क्युलराइज्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? वेस्क्युलराइज्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई इज वस्क्युलराइज्ड balloon like structure. दिस इज एल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। क्या एक्सचेंज साइट है एल्वियोलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? वेस्क्युलराइज का मतलब क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। जब किसी भी चीज के आसपास बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स इकट्ठी हों तो उसको बोलते हैं वेस्क्युलराइज्ड। यहाँ पर आप देखो ये है एल्वियोलाई, और ये जो बाहर मैंने पाइप बनाया है ये एक्चुअली कोई पाइप नहीं, ब्लड वेसल है, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी है ये, इसके अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक, हुआ ये, कहानी सुनिए ध्यान से बहुत। यहाँ से आपने सांस खींची, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आई, और ऑक्सीजन अंदर आने के बाद होते 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 इसके अंदर आ गई, ऐसे ऑक्सीजन आ गई। अब ये जो ब्लड आ रहा था, इस ब्लड के अंदर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से इकट्ठी होकर आई है, ब्लड ने बॉडी से कलेक्ट करी, यहाँ आया। हुआ क्या? प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ, वही डिफ्यूजन वाली बात। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा था और एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो हुआ ये देखिए, ऑक्सीजन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ब्लड में आ गई, यहां आ गई ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ एल्वियोली के अंदर आ गई। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, अपने हाई से लो, अपने हाई से लो। अब ये बाहर निकल जाएगी और ये ब्लड यहां से कार्बन डाइऑक्साइड देने के बाद ऑक्सीजन लेके चल पड़ेगा। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और जिसमें ऑक्सीजन आ गई, अब उसका डी हटा दो, उसमें ऑक्सीजन पैदा हो चुकी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ में आया आपको? ये हुई पूरी प्रक्रिया, सांस अंदर आई, ट्रैक्ट ने काम किया, सांस को लेकर आया, फिर अदला बदली हुई यहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर का अंतर, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ कम था, तो आपने हाई से लो की तरफ
यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे कम था, तो अपने हाई से लो की तरफ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला बदल गया इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन वाला। दैट्स ऑल। और बात बताऊंगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये देखना है हमको, यहाँ पे जो एक्सचेंज का प्रोसेस था, सवाल आया कि ये जो एक्सचेंज साइट पे जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस था डिफ्यूजन के माध्यम से किस प्रकार हो रहा था, ये हमने जान लिया। ओके जी, ये तो जान लिया। लेकिन सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किस प्रकार से यहाँ से एयर चलकर अपने आप अंदर आ जाती है और अपने आप इसके अंदर से निकल के वापस आ जाती है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, इसका क्या प्रोसेस है। तो आइए इसका प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसको हटाना पड़ेगा एक बार। नया यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रीदिंग। कैसे एयर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आती है। अगर एयर बाहर से अंदर आ रही है, अंदर खींचने को बोलते हैं इनहेलेशन, और इसको दूसरा एक और नाम देते हैं हम इंस्पायरेशन। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अंदर वाली एयर को बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करने को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। समझ में आया आपको बात, क्या बोलते हैं? यस। तो ये ब्रीदिंग के अंदर दो स्टेप्स हैं, पहले होगा इनहेलेशन, फिर होगा एक्सहेलेशन। क्लियर? इसका मैकेनिज्म सीखना है हमको, मैकेनिज्म इसका सीखना पड़ेगा, कैसे एयर अंदर आ रही है। तो आप देखिए, ये मैंने बनाया स्टर्नम और ये मैंने रिब्स बनाए, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाया, ठीक। यस। इसके अंदर लंग्स हैं, और ये लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू मतलब ऐसे साइड से दिखाई पड़ रहा है आपको, साइड से, ठीक। होगा क्या, दो रिब्स के बीच में एक मसल्स होती हैं, दो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम इंटर कोस्टल मसल्स। क्या नाम है? इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मसल्स। और ये बाहर की तरफ से होती है, ऊपर से, रिब्स के ऊपर से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल। पूरा नाम पड़ गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। वहीं दूसरी तरफ रिब्स के नीचे डोम शेप में, रिब्स के नीचे डोम शेप में डाइफ्रैग्म होता है, यहां ऐसे। क्लियर? डाइफ्रैग्म होता है, डोम शेप का डाइफ्रैग्म होता है। क्लियर बात? इधर देखो, अब इनहेलेशन कैसे स्टार्ट होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्या सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर कि जो डोम शेप का डाइफ्रैग्म है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये नीचे की तरफ खिंच जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइफ्रैग्म। और कॉन्ट्रैक्शन होने से ये फ्लैट हो जाएगा, डायफ्रैग्म बिकम फ्लैट, नीचे की तरफ खींचेगा ये, ठीक। और खींचने पर, फिर से बना रहा हूं मैं इस डायग्राम को, ये नीचे की तरफ खींच के फ्लैट हो जाएगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। चेक करता हूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, फ्लैट हो गया। ऐसा करने पर बीच में वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, ऊपर और नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ गई, ये पूरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ऐसे ऊपर से नीचे वॉल्यूम के इंक्रीज होने को बोलते हैं हम क्या, एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर, बॉडी में हवा, वॉल्यूम बढ़ी ऊपर से नीचे। देखो एक चीज, रिब केज के अंदर जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। तो पहले स्टेप में ऐसा करने से, डायफ्रैग्म को कॉन्ट्रैक्ट करने पर
एंटीरियो पोस्टीरियरली थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक, अब सेकेंड स्टेप बता रहा हूं आपको। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो एक्सटर्नल बाहर से जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। आप देखो ध्यान से, जब बाहर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मेरी उंगलियां ऊपर उठ रही है ना, हाँ, इसी वजह से रिब केज स्टर्नम ऊपर उठ जाएगा। दिस स्टर्नम विल राइज अप, और मैं इसका डायग्राम यहां बना के दिखा रहा हूं आपको। जो स्टर्नम अभी ऐसे है, थोड़ी देर में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और वर्टिब्रल कॉलम तो यहीं रहेंगे। ये रिब केज, ये रिब्स है, ये डायफ्रैगम है। तो डायफ्रैगम में अब जो है ये स्पेस बढ़ गया, कैसे, वॉल्यूम इस तरह से बढ़ी। इस तरह से वॉल्यूम बढ़ने को बायो में हम कहते हैं क्या, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली। सामने वाला हिस्सा वेंट्रल कहलाता है, पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल कहलाता है। तो आगे और पीछे, सामने और पीछे से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है ऐसे, तो डॉर्सो वेंट्रली थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। ठीक है ना। इस तरह से जब ऐसे वॉल्यूम बढ़ गई, ऐसे वॉल्यूम बढ़ गई, तो अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली जगह आ गई। खाली जगह आने के कारण अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि एयर उतनी ही है, जगह बढ़ गई। तो अब वो एयर जितना प्रेशर पहले लगा रही थी, आपस में फंस फंस के रह रही थी, अब वो खुले खुले में हो गई, प्रेशर कम हो गया। अंदर का प्रेशर कम और बाहर एनवायरनमेंट का प्रेशर हाई, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की साइड अपने आप एयर अंदर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, और लंग्स में जाके भर जाती है। तब तक भरती रहेगी जब तक फिर अंदर का और बाहर का प्रेशर बैलेंस ना हो जाए, तब तक अंदर जाती रहेगी। बैलेंस हो गया, तो यहां पर खत्म हुआ इनहेलेशन। कहां से स्टार्ट हुआ था, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। डायफ्रैगम ने नीचे की तरफ खिंचकर एंट्रियो पोस्टीरियरली थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होकर रिब्स को लिफ्ट अप किया और डॉर्सोवेंट्रली वॉल्यूम को इंक्रीज किया। टोटल इंक्रीज इन वॉल्यूम कॉजेज डिक्रीज, results into the decrease in air pressure inside the lungs, which causes the air to move from outside to inside, जिसके कारण एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गई। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, इनहेलेशन अकर। ठीक, अब एक्सपायरेशन में बिल्कुल वाइस वर्सा है, मैं आपको बता रहा हूं, इसी डायग्राम में एक्सपायरेशन खत्म हो जाएगा। देखो वाइस वर्सा मतलब जस्ट अपोजिट, रिवर्स वे में जाएंगे। पहले लिफ्ट, वापस बैठेंगे, जब सॉरी रिब्स जो हैं वो वापस बैठेंगे, वापस बैठने पर जो इंक्रीज हुई थी वॉल्यूम अब डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, डॉर्सोवेंट्रली डिक्रीज इन वॉल्यूम। फिर जो डायफ्रैगम था वो वापस रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होने पे वो वापस अपनी जगह में आ जाएगा। और जो वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियरली पहले इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां भी डिक्रीज हुई, यहां भी डिक्रीज हुई। टोटल वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर गेट्स डिक्रीज। और सब जगह से जब डिक्रीज हो जाएगी, अब अंदर तो बहुत ज्यादा एयर भरी हुई थी, तो वो एयर, ज्यादा एयर, वॉल्यूम कम होने के कारण ज्यादा प्रेशर लगाने लगेगी, फंसने लगेगी। ठीक है, हाई प्रेशर हो जाएगा अंदर और बाहर एनवायरनमेंट में कम प्रेशर है उसके कंपैरिजन में। तो हाई प्रेशर से अब लो प्रेशर की तरफ, बाहर की तरफ एयर अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, अपने आप निकल जाएगी। और तब तक निकलेगी जब तक बाहर का अंदर का फिर बैलेंस नहीं हो जाएगा। फिर बैलेंस हो जाएगा, फिर आप मेहनत करोगे और इंस्पायरेशन के लिए रिब्स को उठाओगे, डायफ्राम को फ्लैट करोगे, फिर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे, फिर इनहेलेशन। तो इनहेलेशन करना पड़ता है, इट्स एक्टिव प्रोसेस, करना पड़ता है मेहनत लगा के आपको। लेकिन एक्सेलेशन अपने आप हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगानी पड़ती। इसमें कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
और इसके अंदर रिलैक्सेशन अपने आप हो जाएगा। सांस भरने में मेहनत लगती है, छोड़ने में नहीं। बस बॉडी को ढीला छोड़ो, सांस निकल खुद जाएगी, है ना। इट्स अ एक्टिव प्रोसेस एंड इट्स अ पैसिव प्रोसेस। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात हो गई, इसका डिटेल नोट्स आपको मिलेगा, लिखे हैं मेरे पास, आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं। और अब एक बात है, और वो ये कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इन दोनों के अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग का जो रेट है वो डिफरेंस होता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं और वो लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो ये पाया गया, सुनिए ध्यान से, ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मोर इन एक्वेटिक एनिमल्स देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। पाया गया कि पानी के जीवों के अंदर रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है। ठीक, यहां सुनिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये है रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग की अगर बात करें तो एक्वेटिक के अंदर ज्यादा है और टेरेस्ट्रियल्स के अंदर कम है। ऐसा क्यों है, सवाल है क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्वेटिक जो सांस लेते हैं वो फ्रॉम वाटर लेते हैं, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और वाटर के अंदर, इन वाटर, पानी के अंदर डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम है। तो इसके लिए क्या होता है, टू कंपनसेट, इस कमी को पूरा करने के लिए, टू कंपनसेट दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देयर रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हाई। यानी कि समझिए बात को, मुझे भी 100 ml ऑक्सीजन चाहिए 1 मिनट में, किसी दूसरे व्यक्ति को भी 100 ml चाहिए। मैं खुले एनवायरनमेंट में बैठा हूं, एक सांस खींचूंगा, 100 ml ऑक्सीजन एक बार में आ जाएगी। उसको भी 1 मिनट में 100 ml चाहिए, लेकिन वो ऐसे दम घुटने वाली जगह बैठा है कि 10 बार भी सांस लेगा तब भी 100 ml नहीं आ पाएगी। तो वो 100 ml के लिए क्या करेगा, वो उस जगह पे ज्यादा जल्दी बार, एक बार में सांस, 1 मिनट के अंदर ज्यादा बार सांस लेनी पड़ेगी उसको, ताकि 100 ml ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पहुंच जाए। समझ आई बात। वो 100 ml पहुंचाने के लिए बार बार सांस लेगा, और मैं एक ही सांस में 100 ml खींच लूंगा, क्योंकि मेरे आसपास ज्यादा मौजूद है, उसके आसपास कम मौजूद है। समझ में आई, वही हो रहा है। एक्वेटिक वालों के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी से। पानी के अंदर ऑक्सीजन कम है, घुली हुई कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन। इसलिए उस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हाई। समझ में आया बात आपको ये। वही टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें, तो टेरेस्ट्रियल के, हम जो धरती पर रहने वाले हैं तो हम तो खुली हवा में रहते हैं, तो हमारे लिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज सफिशिएंट। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is available sufficiently. That's why our rate of breathing is not so high. You can say aquatic animals breathe more quickly than the terrestrial animals. ठीक, यहाँ पे हमने चैप्टर को किया बाइंड अप। रेस्पिरेशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।